हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। आज हम राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति और राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो क्षमादान शक्ति में क्या अंतर है, मुख्य अंतर, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी की क्लास को। और पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक मोटिवेशन इसकी सुनाते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने देखना, तुम सपने बड़े देखना, तेरा यह शेर शेरनी करके दिखलाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पॉलिटी की क्लास है और आज तारीख 30 जुलाई 2026 है। पॉलिटी की क्लास में हम देखेंगे आज राष्ट्रपति व राज्यपाल के क्षमादान में मुख्य अंतर। तो पहला अंतर की बात करते हैं। जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 72 में है, भाग 5 में है। जबकि जो राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 161 में, भाग 6 में। फिर दूसरा पॉइंट बात करते हैं। राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा मामले में सजा को पूरी तरह क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को नहीं। यानी कि राष्ट्रपति जो है, किसी व्यक्ति को अगर अपराध में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है, वह पूरी तरह से क्षमा माना जाएगा। यानी कि जो अपराधी है वो किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है, और राज्यपाल जो है उसे मृत्युदंड को समाप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तीसरा, जो राष्ट्रपति है वो सैन्य मामले यानी कि मार्शल कोर्ट के सुनवाई का अधिकार रखता है, जबकि राज्यपाल सैन्य मामले में कोई अधिकार नहीं रखता है। सैन्य मामले में मार्शल कोर्ट के द्वारा माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, जबकि राज्यपाल को सैन्य मामले में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये तीन मुख्य अंतर आपके मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इम्पोर्टेंट। अब लोग इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का परामर्शी अधिकार, अनुच्छेद 143 की। ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। यानी कि राष्ट्रपति समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है, जो कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श मांगता है। और जो राष्ट्रपति परामर्श मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, वह परामर्श देने के लिए बाध्य तो नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को या दिए गए जवाब को राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये अनुच्छेद 143 में कहा गया है। जब राष्ट्रपति किसी व्यापक महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट वह सलाह भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई सलाह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है
तो राष्ट्रपति भी उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये हम चर्चा में देखते हैं। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक जितनी भी बार राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है, केवल एक मामले को छोड़कर। 1994 में बाबरी मस्जिद का मामला था। 1994 में बाबरी मस्जिद मामले में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने एम वेंकट चलैया से परामर्श मांगा। एम वेंकट चलैया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। इन्होंने इनसे सलाह या परामर्श मांगा, तो इन्होंने सलाह देने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से यह एक अपवाद का मामला हमारे सामने निकल कर आता है। फिर उसके बाद इसी में नेक्स्ट बात करते हैं। और जो राष्ट्रपति का यह परामर्शी अधिकार है, यह संविधान के स्रोत में हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है, जो कि 4 स्टार का सवाल हो जाता है। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। क्या? राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां यही हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के का सर्वोच्च पदाधिकारी यानी कि सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, वह राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और जो ये तीनों का सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है सीडीएस, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, और जबकि जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं। और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में हम बताए थे कि जो सैन्य न्यायालय है उसमें किसी भी सैनिक को अगर अपराध घोषित किया गया है तो उसे माफ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को प्राप्त किया गया, या सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति। एम्बेसडर पावर। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति का तात्पर्य है कि जो विदेश में यानी किसी अन्य देश में, भारत के अलावा किसी अन्य देश में जो आईआरएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो कि राजदूत के रूप में किसी अन्य देश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज राजदूत होते हैं अन्य देश में, इनकी नियुक्ति करता है वह होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय राजनयिक को दूसरे देश के लिए करता है, जबकि दूसरे देश से जो राजनयिक भारत में नियुक्त किए जाते हैं उनके प्रमाण पत्र को स्वीकार करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो अन्य देश से भारत में आते हैं तो उनके जो सर्टिफिकेट होता है उनको स्वीकार करने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का। यानी कि भारत के जो राजदूत हैं, आईएफएस हैं, उनकी नियुक्ति अन्य देश में करने का प्रावधान राष्ट्रपति करता है, और जो अन्य देश से भारत में राजनयिक आते हैं उनकी स्वीकार्यता राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की क्या क्या आपातकालीन शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा हम विस्तार से करने वाले हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया।
राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन हो। वित्तीय आपातकाल, इसका प्रावधान अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में किया गया है। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम इसमें जानते हैं कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, जो आपातकालीन प्रावधान है, वो संविधान के स्रोत हमने जर्मनी से इसको ग्रहण किया है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद की जो सलाह होगी पूर्व में यह मौखिक होती थी, परंतु 25 जून 1975 के पश्चात जब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक विद्रोह, जो पहले था इसका नाम, आंतरिक विद्रोह के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका दुरुपयोग किया था। इसके बाद से मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर इसको लागू किया गया कि राष्ट्रपति जब लिखित सिफारिश होगी मंत्रिपरिषद की, तब राष्ट्रीय आपातकाल इसे लागू करेगा। और इस प्रावधान को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का जो आधार है वो 3 आधार है। पहला है बाह्य आक्रमण, दूसरा देखेंगे तो हमारा आता है आंतरिक अशांति, जिसे अब वास्तव में कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में परिवर्तित कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लिखित सिफारिश है ये भी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया है 1978 में। जो मंत्रिपरिषद की सलाह जो मौखिक थी पहले, अब लिखित सिफारिश पर कर दिया गया, वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार में इसको किया गया था। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो यह आवश्यक है कि उद्घोषणा के दिन से 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो यह आवश्यक है कि संसद के सदनों के द्वारा 1 माह के अंतर्गत उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक माना जाता है, जिससे जो उद्घोषणा का प्रभाव 6 माह के लिए आगे बढ़ जाता है। आपातकालीन शक्तियों में अनुमोदन जो है वह संसद के 1 माह के अंदर कर दिया जाना है, तभी 6 माह के लिए आपातकाल बढ़ जाता है। ये प्रावधान किया गया है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। और जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा रही है, वह जब संसद 1 माह के अंतर्गत उसका अनुमोदन करेगा तो अनुमोदन किस प्रकार करेगा? यह विशेष बहुमत से प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब संसद उसका अनुमोदन करेगा 6 माह उसको एक्सटेंड करने के लिए, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से उसको पारित करना आवश्यक होता है। कितने से? 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, यानी कि इसे कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसमें बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन हमारा राष्ट्रीय आपातकाल में 2 बार आया था। एक आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में परिवर्तित करने के लिए, दूसरा मंत्रिपरिषद की सलाह जो मौखिक थी उसको लिखित सिफारिश में करने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया। अब 42वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में कहाँ कहाँ किया गया उसको आइए हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं।
पहला पॉइंट कहता है 42वां संविधान संशोधन 1976 राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में कहा गया है कि यदि किसी भारत के किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में अगर आपातकाल घोषित हुआ है तो वह उसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए आपातकाल का प्रावधान ही रहेगा। या 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। कहा गया है कि यदि किसी देश के किसी एक क्षेत्र या राज्य में समस्या हो तो वह उस क्षेत्र के राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। किसी क्षेत्र विशेष में आपातकाल जैसा प्रावधान, आपातकाल जैसी समस्या हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा बात करते हैं, यदि राष्ट्रीय आपात का प्रभाव जिन क्षेत्रों से समाप्त हो चुका है या समस्या जिन क्षेत्रों से टल चुकी है वहां से राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया जा सकता है। यानी कि अगर यह समस्या जो है टल या समाप्त हो जाती है तो आपातकाल का प्रावधान हटाया जा सकता है। आपातकाल का प्रावधान हटाया जा सकता है। यानी कि अगर मेघालय में किसी कारण से कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, लेकिन अगर वहां पर टल जाए जो समस्या है तो वहां से राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। तो हमने इसकी चर्चा पहले ही कर चुका गया है। तो इसमें हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल किसी देश में या भारत के किसी क्षेत्र में अगर घोषित किया जाता है तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19, 20 और 21 तीनों अनुच्छेद प्रभावित नहीं होंगे। यानी कि सभी मौलिक अधिकार के अनुच्छेद समाप्त कर दिए जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 19, 20 और 21 ये समाप्त नहीं किए जाएंगे। इसका प्रावधान अनुच्छेद 358 में किया गया है। अनुच्छेद 358 में किया गया है अनुच्छेद 19, 20, 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार समाप्त किए जाएंगे। ये हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 358 और 359 की। आप लोग इसको नोट कीजिए। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हम जानते हैं कि जो राज्य यानी कि स्टेट यानी कि भारत जो संघ है वह जो इसका स्वरूप है वो एकात्मक हो जाता है, संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। इसका जो प्रभाव है वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। और जो राज्य सूची पर विषय है, राज्य सूची विषय पर जो कानून है वह किसे मिल जाता है, केंद्र सरकार को राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार वो केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। और यह समाप्त कैसे होगा राष्ट्रीय आपातकाल अगर एक बार लग गया तो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का यह एक बढ़िया प्रावधान है कि लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से यानी कि 50% प्लस 1 वोट से अगर बहुमत पारित कर दे तो यह राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। समाप्ति का प्रावधान। लोकसभा साधारण बहुमत से
पारित कर आपातकाल को समाप्त कर सकती है। आपातकाल को समाप्त कर सकती है। अब हम ये राष्ट्रीय आपातकाल की पूरी चर्चा हमने विस्तृत रूप से कर ली है, जो कि न केवल प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि यह मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट क्लास में राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।